हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 29 जुलाई 2021 और 29 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे तरफ से आने वाले सारे के सारे अपडेट्स सुबह तथा शाम में जो जो अपडेट्स आते हैं तथा तो उन वीडियो का सभी का लिंक आपके पास जल्द ही पहुंच जाए तथा उन सभी वीडियो को आप जल्द देख पाएं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जुड़े कोई एजुकेशन रिलेटेड ग्रुप होगा तो उस पर आप इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए ताकि हम अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी लाभ करवा सकें। यदि आप हमारे इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे के सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। आप उन सभी पीडीएफ को एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला प्रश्न। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 28 जुलाई को। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे विश्व स्वास्थ्य संगठन हर साल यानी WHO हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो लीवर को सूजन और लीवर कैंसर सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। इस वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2021 का थीम है हेपेटाइटिस कांट वेट। यह 2021 विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम है। अब इस 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है तो इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। 28 जुलाई की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि यह नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक बलमबर्गर का जन्मदिन है जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की और वायरस के लिए एक नैदानिक परीक्षण और टीका विकसित किया। हेपेटाइटिस वायरस के 5 प्रमुख उपभेद हैं, ए, बी, सी, डी और ई। साथ में हेपेटाइटिस बी और सी की मौत का सबसे आम कारण है जिसमें हर साल 1.3 मिलियन लोगों की जान जाती है। बात हुई है WHO के बारे में तो WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है तथा वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अधोनम। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 28 जुलाई को। कल ही के दिन विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे पर ईयर 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रकृति की रक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना भी है। पृथ्वी को सीमित मात्रा में संपत्ति की आपूर्ति की जाती है जिस पर हम हर दिन भरोसा करते हैं, जैसे पानी, हवा, मिट्टी और पेड़ों को। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सौर और पवन ऊर्जा जैसी वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। जल संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग करें और बागीचों में पानी भरने के लिए रसोई के पानी का पुनः उपयोग करें। जल ग्रहण क्षेत्रों में वनस्पति उगाएं। बिजली का उपयोग कम करें। रिसाइकिल और बायोडिग्रेडेबल उत्पादों का उपयोग करें। कचरे का पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग सुनिश्चित करें। कम दूरी के लिए कारों का उपयोग कम से कम करने का प्रयास करें। प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग या कपड़े के बैग का इस्तेमाल करें। जैविक खाद का उपयोग करके अपनी सब्जियां खुद उगाएं तथा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित करें। इतना बात हम लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाए गए हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के जो कि कल मनाया गया है,
इन दिन पर्यावरण संरक्षण के लिए इतने कदम उठाए गए हैं, आप इन बातों को ध्यान रखिएगा और फॉलो जरूर कीजिएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजनाथ सिंह किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे? जल्द ही राजनाथ सिंह भाग लेने वाले हैं ताजिकिस्तान के एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्यों के रक्षा मंत्रियों के वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए 27 से 29 जुलाई 2021 तक दुशांबे ताजिकिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। वार्षिक बैठक के दौरान एससीओ सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और विचार विमर्श के बाद एक विज्ञप्ति जारी किए जाने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री अपने ताजिकिस्तान के समकक्ष कर्नल जनरल शेराली मिर्जो के से भी मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय मुद्दों और आपसी हितों के अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अब बात हुई है एससीओ तथा ताजिकिस्तान के बारे में, तो दोनों के बारे में हम जानेंगे। एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके सेक्रेटरी जनरल अभी वर्तमान में व्लादिमीर नोरोव है तथा इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज तथा रशियन लैंग्वेज है तथा इसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी। चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा किर्गिस्तान इसके फाउंडर्स हैं। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ या संघाई पैक्ट एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है जिसके निर्माण की घोषणा 15 जून 2001 को संघाई चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के नेताओं के द्वारा की गई थी। अब चलिए चलते हैं ताजिकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। ताजिकिस्तान सेंट्रल एशिया में स्थित एक देश है जो कि वर्ल्ड मैप में देखिए भारत से ऊपर की ओर ताजिकिस्तान हरा कलर से डिनोटेड, यहाँ पर एक कंट्री है जिसका राजधानी है दुशानबे तथा ताजिकिस्तानी सोमोनी यहाँ का करेंसी है। यह है इंडिविजुअल मैप ताजिकिस्तान का जो यहाँ से दिख रहा है, आप यहाँ इसे ध्यान से देख लीजिए कौन सा जगह कहाँ पर है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ ने वर्ष 2021-22 यानी फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 12.5% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 9.5%। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 12.5% से घटाकर 9.5% कर दिया है। जीडीपी विकास दर में गिरावट का कारण टीकों तक पहुंच की कमी और कोरोना वायरस की नई लहरों की संभावना है। वित्त वर्ष 2023 के लिए आईएमएफ के भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को 8.5% अनुमानित किया गया है, जो कि इसके पहले के 6.9% के अनुमान से 160 आधार अंक अधिक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी ग्लोबल इकोनॉमिक के मामले में आईएमएफ ने 2020 में 6% और 2022 में 4.9% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। अब बात हुई है आईएमएफ के बारे में, तो जान लेते हैं आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह है आईएमएफ का लोगो। आईएमएफ का वेबसाइट है imf.org। मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ के है क्रिस्टालिया जॉर्जिवा तथा इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। चीफ इकोनॉमिस्ट आईएमएफ का है गीता गोपीनाथ। इसका मेन ऑर्गन है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका यूएन है तथा इसका स्थापना 27 दिसंबर 1945 यानी आज से 75 वर्ष पूर्व हुई थी। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज इंद्र 2021 कब आयोजित किया जाएगा? तो 1 से 13 अगस्त यानी 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक आयोजित किया जाने वाला है। अगस्त 2021 इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण जिसे एक्सरसाइज इंद्र 2021 कहा जाता है 1 से लेकर 13 अगस्त तक रूस के ओलोग्राड में आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत एक संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के खिलाफ और आतंकवादी विरोधी अभियानों का संचालन करेगा। दोनों देशों के 250 कर्मी अभ्यास का हिस्सा लेंगे, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकी समूहों यानी इंटरनेशनल टेरर ग्रुप के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अभियान शामिल होंगे।
एक मैकेनाइट इन्फेंट्री बटालियन वाली भारतीय सेना की टुकड़ी के संयुक्त अभ्यास में भाग लेने के लिए अपने अभ्यास को परिष्कृत करने के लिए भारत में विभिन्न स्थानों पर कठोर प्रशिक्षण लिया गया है। अभ्यास इंद्र 2021 के बारे में जान लेते हैं। अभ्यास इंद्र 2021 भारतीय और रूसी सेनाओं के बीच आपसी विश्वास और अंतःक्रियाशीलता को और मजबूत करेगा और दोनों देशों की टुकड़ियों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम करेगा। यह अभ्यास सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने में एक और मील का पत्थर साबित हो गया है, यानी बहुत ही गर्व की यह बात होगी और भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे दोस्ती के बंधन को मजबूत करने का काम करेगा। अब चलिए चलते हैं रशिया रूस के बारे में बात हुई है तो रशिया के बारे में जान लेते हैं। रूस जो है यूरोप तथा एशिया में बसा हुआ एक देश है। इसका कुछ भाग यूरोप तथा कुछ भाग, ज्यादा सा भाग इसका एशिया में पड़ता है तथा कुछ भाग इसका यूरोप में पड़ता है। इसका ये वाला भाग लगभग यूरोप में पड़ता है तथा बाकी बचे भाग एशिया में पड़ता है। रूस की राजधानी मॉस्को है तथा यहाँ का करेंसी है रशियन रूबल। यह है वर्ल्ड मैप में रशिया, यहाँ पे ध्यान से देख लिया, एक बहुत बड़ा देश है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में निम्न में से किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत हासिल किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि निशिया मोमोजी। यह इमेज में निशिया मोमोजी, यह केवल 13 साल और 30 दिनों की है। जापान की मोमिजी निशिया इतिहास में सबसे कम उम्र की व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन बन गई है जब उन्होंने 13 साल और 330 दिनों की उम्र में महिलाओं के स्केट बोर्डिंग उद्घाटन में स्वर्ण माने गोल्ड मेडल जीता है। ब्राजील की रायसा लील 13 वर्ष 203 दिन ने जिनका हुआ है वो रजत पदक जीते हैं तथा जापान की फुना नायकामा जो 16 वर्ष की है, इन्होंने कांस्य पदक इस खेल में जीती है। सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता बर्लिन में 1936 के खेलों के समूह में टीम यूएसए के मॉर्जोरी गैंगस्ट्रिंग थी। उस समय केवल 13 वर्ष 268 दिन की गोस्ट्रिंग ने महिला ड्राइविंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत लिया था। ये जापान की है मोमोजी निशिया। इन्होंने भी सबसे कम उम्र में इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक्स में 13 वर्ष 330 दिन के उम्र में स्केट बोर्डिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया है। अब चलिए चलते हैं जापान के बारे में बात हुई तो जापान के बारे में जान लेते हैं। ईस्ट एशिया में बसा हुआ एक देश है जिसका नाम है जापान। यह है वर्ल्ड मैप में देश जो कि रेड कलर से यहाँ पर डिनोटेड है। जापान की राजधानी टोक्यो है। टोक्यो में ही अभी वर्तमान में टोक्यो ओलंपिक्स चल रहा है जिसमें भारत की तरफ से एक भारत की बेटी मणिपुर की जो रहने वाली है जिसका नाम है मीराबाई चानू, उन्होंने मात्र एक मेडल जीता है, वो भी सिल्वर मेडल। अभी तक लेटेस्ट न्यूज के अनुसार यही अपडेट है। अभी तक और कोई अगला भारत से नहीं जीत पाया है। इसमें टॉप पर अभी यूएस, जापान तथा चीन चल रहा है। इन्होंने लगभग 15 लगभग मेडल जीत लिए हैं जिसमें 6 to 10 मेडल गोल्ड मेडल हैं। तथा यहाँ का बात हुई है तो यहाँ का राजधानी जापान है, जापान की राजधानी टोक्यो है तथा यहाँ का करेंसी जापानीज येन है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सी बैंक जल्द ही डिजिटल मुद्रा पायलटों की योजना लाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि आरबीआई। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्तमान में अपनी डिजिटल मुद्रा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति पर काम कर रहा है। यह पहले भी न्यूज दिया गया है और इस जल्द ही थोक और खुदरा क्षेत्रों में लॉन्च करेगा। भारत पहले से ही डिजिटल भुगतान में अग्रणी है लेकिन छोटे मूल्य के लेन देन के लिए नगद प्रमुख है। आरबीआई वर्तमान में सीबीडीसी के दायरे अंतर्निहित प्रौद्योगिकी, सत्यापन तंत्र, वितरण वास्तुकला और एननिमिटी की डिग्री आदि की जांच कर रहा है। आरबीआई के लिए प्राथमिक विचार कुछ या कई आभासी मुद्राओं में देखी गई अस्थिरता के भयावह स्तर के उपभोक्ता की रक्षा करना है जिसका कोई संप्रभुत्व और समर्थन नहीं है। हालांकि डिजिटल करेंसी का चरणबद्ध तरीके से रोल आउट भारत के लिए शुभ संकेत है लेकिन यहां अपनी चुनौतियों के साथ आएगा। सीबीडीसी के बारे में जान लें। सीबीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि जल्द ही भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है। डिजिटल मुद्राएं दिन ब दिन अधिक से अधिक कर्षण प्राप्त कर रही है और ऐसे देश हैं जिन्हें
जिन्होंने इक्वाडोर, ट्यूनिसिया, सेनेगल, स्वीडन, एस्टोनिया, चीन, रूस, जापान, वेनेजुएला और इजराइल सहित डिजिटल मुद्राओं को लॉन्च किया और लॉन्च करने जा भी रहे हैं। इतने देशों में कई देश लॉन्च भी कर दिए तथा कई देश लॉन्च करने जा रहे हैं, तथा एक और न्यू होगा भारत देश, जो कि आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। अब बात हुई है आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इस बैंक के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इसकी स्थापना ब्रिटिश राज्य में 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके सहयोगी कंपनी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, इसका यह सब्सिडरी भी है। तथा वर्तमान में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है, 25वें गवर्नर के रूप में पदस्थापित है शक्तिकांत दास जी। यह है आरबीआई का लोगो, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुणवत्ता पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा की पुरी शहर। पुरी भारत का पहला शहर बन गया है जहां लोग 24 घंटे के आधार पर सीधे नल से उच्च गुणवत्ता वाले पेयजल प्राप्त कर रहे हैं। इसने पुरी के लोगों को सीधे नल से गुणवत्ता पेयजल एकत्र करने में सक्षम बनाया है। अब तो लोगों को पानी पीने का स्टोर या फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। इस परियोजना से पुरी के 2.5 लाख नागरिकों और हर साल पर्यटन स्थल पर आने वाले 2 करोड़ पर्यटकों का लाभ होगा। उन्होंने पानी की बोतल लेकर इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। पुरी अब 400 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का बोझ नहीं रहेगा। पुरी में 400 स्थानों पर पानी के फव्वारे विकसित किए गए हैं। पूरी भारत का गुणवत्ता पूर्व पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है, जो कि उड़ीसा में यह शहर स्थित है। अब उड़ीसा की बात हुई है तो जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में। यह है भारतीय मैप में उड़ीसा राज्य। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ का गवर्नर है गणेशी लाल जी तथा नवीन पटनायक यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। 21 लोकसभा यहाँ पर है तथा लोकसभा का सीट यहाँ पर कुल 21 है तथा 10 राज्यसभा सीटें हैं यहाँ पर। विधानसभा सीटों की कुल संख्या 147 है तथा भीतरकनिका नेशनल पार्क तथा सिमलीपाल नेशनल पार्क यहाँ का मेन नेशनल पार्क है तथा यहाँ पर बहुत ही प्रमुख नेशनल पार्क है, जो यही दोनों नेशनल पार्क है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग के लिए केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने भारतीय और साथ ही वैश्विक उद्योग को पूरा करने के लिए भारत में एक विश्व स्तरीय प्रतिभा पुल बनाने के लिए एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसे आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री यानी अनुराग ठाकुर जी जो है, इन्होंने राज्यसभा के एक प्रश्न पत्र के लिखित उत्तर में यह बात कही है। यह इमेज में अनुराग ठाकुर जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आयुष को बढ़ावा देने और इससे रोजगार के जोड़ने के लिए सरकार ने देवारण्य योजना बनाई है। यह योजना राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए बनाई गई है। देवारण्य योजना के माध्यम से प्रदेश में आयुष दवाओं के उत्पादन के लिए एक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला विकसित की जाएगी। इस कार्य में स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी अहम भूमिका निभाएंगे। इसमें कृषि उत्पादक संगठन, आयुष विभाग, वन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उद्यान विभाग, पर्यटन विभाग, कृषि विभाग, सूक्ष्म तथा लघु विभाग यानी एमएसएमई डिपार्टमेंट, औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग मिलकर मिशन मोड में कार्य करेंगे। इसके लिए गांव के खूबसूरत मैदानों में औषधीय पौधों की खेती करनी चाहिए। आयुष और पर्यटन को एक साथ लाया जाएगा। अब बात हुई है एमपी यानी मध्य प्रदेश के बारे में, तो जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। यह है भारतीय मैप में मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है तथा आनंदीबेन पटेल यहाँ का राज्यपाल है। शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ का सीएम है तथा 29 लोकसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें तथा 230 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है जिसका नाम है माधव नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क तथा यहाँ पर जितने भी नीचे में दी गई है नेशनल पार्क, यह सब यहाँ का ही मेन नेशनल पार्क है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बसवराज बोम्मई किस राज्य के
नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में, नए मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी की ओर से शपथ लिए हैं। यहाँ का पहले से पदस्थापित मुख्यमंत्री वाईएस येदियुरप्पा जी हाल ही में परसों के दिन यहाँ पर रिजाइन दे दिए थे, जो आज से पहले कल यानी कल के दिन बसवराज बोम्मई को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया है। यह बसवराज बोम्मई इमेज में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी विधायक दल से सर्वसम्मति से लिंगायत विधायक यानी बसवराज एम बोम्मई को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। 21 वर्षीय बीएस येदियुरप्पा का स्थान यह ले लेंगे, जिन्होंने 26 जुलाई 2021 को इस्तीफा दे दिया था। वह 28 जुलाई 2021 को कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। इससे पहले बसवराज बोम्मई बीएसवाई सरकार में गृह मंत्री थे। वह हावेरी जिले के सिगगांव से 2 बार एमएलसी और 3 बार विधायक रहे हैं। अब बात हुई है कर्नाटक राज्य के बारे में, तो जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। यह है कर्नाटक राज्य भारतीय मैप पे, जो कि रेड कलर से यहाँ पर डिनोटेड है। यह साउथ में स्थित एक राज्य है जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। थावरचंद गहलोत यहाँ का नए राज्यपाल है। राज्यपाल की भी नियुक्ति 8 राज्यों की लगभग नियुक्ति हुई नए राज्यपाल की, जो कि हमने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है। इसी मंथ में 7 जुलाई को अपडेट हुआ था। यह अपडेट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया था, भारत के राष्ट्रपति जो है हमारे, उनके द्वारा यह अपडेट लाया गया था, जिसमें थावरचंद गहलोत जो कि पहले से भारत के यूनियन मिनिस्टर थे, इन्हें अब कर्नाटक के नए गवर्नर के रूप में पदस्थापित किया गया है। तथा यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में हमने बताया है न्यूज कि कल के दिन बसवराज एम बोम्मई को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया है। यहाँ पर जान लेते हैं 28 लोकसभा सीटें हैं, 12 राज्यसभा सीटें हैं, 224 विधानसभा सीटें हैं तथा कुल 75 विधान परिषद की भी सीटें हैं। यहाँ पर यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बानरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क तथा नागरहोल नेशनल पार्क। नागरहोल नेशनल पार्क को राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है नजीब मिकाती। यह इमेज में नजीब मिकाती, इन्होंने हाल ही में लेबनान, इसकी राजधानी बेरूत है, जो हाल ही में जहां पर विस्फोट हुआ था कुछ महीनों पहले, वहीं के मतलब लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नजीब मिक्ती जी शपथ लिए हैं। यह है नजीब मिक्ती जी। अब चलिए बात हुई है लेबनान के बारे में, तो जान लेते हैं लेबनान के बारे में। यह है वर्ल्ड मैप में एक छोटा सा देश, हरा कलर से जो डिनोटेड है, यहाँ से दिखाया हुआ है, यहाँ पर जूम करके लेबनान देश। लेबनान जो कि मिडिल ईस्ट में स्थित एक देश है, जिसकी यहाँ का लोगो, जिसकी राजधानी बेरूत है तथा लेबनीज पाउंड यहाँ का करेंसी है। यह लेबनान का इंडिविजुअल मैप, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। यह मेडिटेरेनियन सी के बगल में बसा हुआ एक देश है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के महान खिलाड़ी नंदू नेताकर का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि बैडमिंटन। यह इमेज में नंदू नेताकर यह 88 वर्ष के थे। वर्ल्ड नंबर 3 बैडमिंटन खिलाड़ी भी कहा जाता है। अर्जुन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था अभी पहले। यह पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। नंदू नेताकर इनका नाम है, आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए कितना मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 25 मिलियन डॉलर। हाल ही में यूएस गवर्नमेंट ने हाल ही में भारतीय सरकार को 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर सपोर्ट करने की घोषणा की है। यह घोषणा कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस ने बुधवार को पूरे भारत में कोविड-19 टीकाकरण प्रयासों का समर्थन करने के लिए 25 मिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जो भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, इन्होंने कहा कि फंडिंग, वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला रसद को मजबूत करके गलत सूचनाओं को संबोधित करने, वैक्सीन हिचकिचाहट और अधिक स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों को
प्रशिक्षित करने में मदद करके जीवन बचाने में योगदान करेगी। ब्लिंकन ने विदेश मामलों के साथ एक संयुक्त संवाददाता में सम्मेलन के दौरान घोषणा किया, अमेरिका ने $200 मिलियन से अधिक की कोविड-19 सहायता का योगदान दिया है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि संयुक्त राज्य सरकार यानी यूएसए पूरे भारत में टीकाकरण प्रयासों का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त $25 मिलियन भेजेगी। यहाँ पर एस जयशंकर जी यहाँ पर प्रेजेंट थे। अब चलिए बात हुई है यूएस के बारे में, तो यूएस के बारे में जान लेते हैं। यह है वर्ल्ड मैप में हरा कलर से जो डिनोटेड है यहाँ पर यूएस नॉर्थ अमेरिका में स्थित एक देश है। यहाँ इस देश का लोगो यह है तथा आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। न्यूजीलैंड का लोगो भी ऐसा ही लगता है लेकिन देखने में अलग है, आप इसे मैच करके ध्यान से देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया का भी देखने में ऐसा ही लगता है लेकिन सब ही डिफरेंट है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। वाशिंगटन डीसी यहाँ का कैपिटल है तथा यूएस डॉलर यहाँ का करेंसी है। अब चलिए चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने किस ग्रह के चंद्रमा पर जलवाष्प का पहला प्रमाण खोजा है? तो इसका सही आंसर है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी सही जवाब है। यह लेटेस्ट न्यूज जिसमें नासा के द्वारा यह वाटर वेपर खोजा गया है, वाटर वेपर का एविडेंस खोजा गया है जुपिटर मून पर। खगोलविदों ने नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप में नए और अभिलेखीय डेटा सेट का उपयोग करके बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड के वातावरण में जल वाष्प के पहले सबूत का खुलासा किया है। नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में सोमवार को प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक चंद्रमा की सतह से बर्फ के ठोस से गैस में बदलने पर जलवाष्प बनता है। ऐसा नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा देखा गया है। अब हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में जान लेते हैं। बात हुई है इसके बारे में, तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी यह है। हबल टेलीस्कोप जिसे अक्सर HST या हबल के रूप में जाना जाता है, यह एक स्पेस टेलीस्कोप है जिसे 1990 में कम पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया गया था और रियल संचालन में रहता है। यह पहला अंतरिक्ष दूरबीन नहीं था लेकिन यह सबसे बड़ा और सबसे बहुमुखी में से एक था, जो एक महत्वपूर्ण शोध उपकरण और खगोल विज्ञान के लिए जनसंपर्क वरदान दोनों के रूप में प्रसिद्ध है। हबल पर रखा गया और यह कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी 1901 से 2000 चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी और स्पीड स्पेस टेलीस्कोप जो कि 2003 से 2020 के साथ नासा के महान वेधशालाओं में से एक है। अब इतना बात हम लोग स्पेस HST यानी हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में जान लिए। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 5 खेलों को। आप इसके बारे में ध्यान से पढ़ लीजिए कौन कौन सा खेल ऐड हुआ है, यहाँ पर बता दिया गया आपको। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, यानी 5 खेलों का यहाँ पर ऐड किया गया है। अब चलिए चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत का कृषि उत्पाद निर्यातकों में कौन सा स्थान रहा है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले तथा प्रत्येक महीने से बनने वाले डेज को आप कमेंट बॉक्स में सीरियल वाइज से लिखा कीजिए, ताकि आपको लिखने से आदत बने और आदत बनने से महीने ऐसे कर करके पूरे वर्ष का डेज आपको ध्यान में रहे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने से जुड़े एजुकेशन ग्रुप में जल्द से जल्द फॉरवर्ड करें, ताकि आपको आपके साथ अपने दोस्तों को भी लाभ हो सके। यदि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगह फॉलो करना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन हमारे इस वीडियो में दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में यहाँ पर दिया हुआ है सभी का लिंक। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि हमारे तरफ से आने वाले सुबह करंट अफेयर्स का जो PDF मिलता है उसे आप बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें। चलिए तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।